कि भारत में कुछ भी चंगासी नहीं है जो दिखाया जाता था। भारत में आज भी दंगासी है और बहुत ज़्यादा बर्बादी की तरफ ये भारत जा रहा है। इनका विकास यही है कि जितना आतंक मचा सकते हो आतंक मचाओ, जितना हुड़दंग मचा सकते हो हुड़दंग मचाओ। इसने फाउंडर बनी है, मॉब लिंचिंग की फाउंडर बनी कि भारत में आज से पहले मॉब लिंचिंग नहीं होती थी। जब से इनकी सरकार आई सन 2014 के बाद धड़ाधड़ बैक टू बैक मॉब लिंचिंग हो रही है। कभी मजहब की बात नहीं होती थी, अब गाय गोबर मंदिर मस्जिद पे पॉलिटिक्स होती है। ये बेवकूफ़ बनाते हैं ना, ये स्कूल नहीं बनाएंगे, ये कॉलेज नहीं बनाएंगे, ये बेवकूफ़ बनाएंगे। अगर ये स्कूल कॉलेज बना लेंगे तो युवा पढ़ेगा लिखेगा, जब पढ़ेगा लिखेगा तो आपसे कारोबार मांगेगा तो टाइम फिश हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास तो कुछ है नहीं। तो विश्व गुरु का इनका मतलब ये है कि हम बेवकूफ़ी में विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु नहीं बनाएंगे, ये बेवकूफ़ी में विश्व गुरु बनाएंगे। जितनी जल्दी ये अपने झोले को भर सकते हैं, क्योंकि इनको भी लग रहा है कि सन 2022 में उत्तर प्रदेश हमारे हाथ से जा रहा है और सन 2024 में पूरा भारत हमारे हाथ से जा रहा है। तो ये सरकार जितना लूट खसोट कर सकती है उससे ज़्यादा लूट खसोट कर रही है। यही वजह है, आप देखिए कि 4 डकैतों के हाथ में पूरा भारत है। 2 डकैत भारत को बेच रहे हैं, 2 गुजराती डकैत खरीद रहे हैं। तो मोदी जी ने जो कहा था ना कि अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन नहीं बोला था, उन्होंने बोला था कि अच्छे दिन नहीं आएंगे, ऐसे अच्छे दिन आएंगे कि तुम अच्छे नाम को सोचोगे अच्छा होता क्या है। अभी मोदी जी जब विजिट पे गए थे तो कोई लेने भी नहीं आया था, अकेले तो अंदर गए थे। किसी पेपर की सुर्खियों में था अंजना ओम कश्यप को कैसे जलील करके निकाला था ऑफिस में, चल गेट आउट करके। तो कौन सा डंका बचा हुआ है? डंका बचा हुआ है, बेइज्जती में डंका बचा हुआ है। नरभक्षी मीडिया बन गया है, ये खून चूसने वाला मीडिया बन गया है। अब ये तमाम जिम्मेदारी आप जैसे यूट्यूबर्स के नातवा कांधों पर है कि आप किस तरह सच दिखाते हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल के किस तरह आप पिटते भी हैं। जैसे आपने देखा कि किस तरह लखीमपुर खीरी में एक पत्रकार को मार दिया जाता है। तो ये आपको याद होगा कि अमित शाह ने अनपढ़ व्यक्ति पर एक बयान दिया था, और ज्ञान भी बोल सकते हैं उसको कि किस तरीके से उन्होंने ज्ञान दिया था कि अनपढ़ व्यक्ति जो होता है वो देश पर बोझ है। सही बात है, देश पर बोझ हो सकता है, लेकिन सत्ता में जो बैठे हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, ये आप सब जानते हैं। बात करने के लिए एमन रिजवी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अमित शाह जी बोलते हैं कि अनपढ़ व्यक्ति बोझ है देश पर, आप क्या सोचती हैं उस पर? पहले तो अमित शाह को बात करने की तमीज़ नहीं है कि कुछ भी आया पेल दिया। क्या भारत के तमाम लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं? क्या मेरे भारत का जो किसान है ये पढ़ा लिखा है? क्या ये खेती नहीं करता? क्या ये काम नहीं करता? तो ये स्टेटमेंट गलत है, और अमित शाह के इसी स्टेटमेंट की वजह से इनका जो फर्जी ज्ञान इन्होंने पेला था, बीजेपी में होड़ लग गई। भाई लोग फर्जी डिग्रियाँ बनवाने भाग रहे हैं कि हमारे आका ने तड़ीपाड़ ने बोल दिया कि जो अनपढ़ होगा वो धरती पर बोझ होगा, भारत पर बोझ होगा। तो तमाम बीजेपी के नेता जो हैं पकड़े जा रहे हैं, कोई फर्जी डिग्री बनवा रहा है, कोई फर्जी एमए लेकर आ रहा है, कोई फर्जी बीए लेकर आ रहा है। और आपको पता हो सकता है कि अमित शाह ने कभी मोदी जी के कान में भी वाला सुर फूका हो। तो जो मोदी जी कुछ साल पहले इंटरव्यू में कहते थे मैं हाई पास हूँ, तो मोदी जी को भी वाली बात दिल पे लग गई, उन्होंने भी DU से कांटेक्ट करा, उन्होंने भी फर्जी डिग्रियां बनवाई अपनी। तो ये जो स्टेटमेंट देते हैं तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी वालों तुमने जितने भी तुम निपट गंवार हो, हमारी ये भी सेटिंग है, अभी हम सत्ता में है, अभी सरकार हमारे पास है, जितना फर्जीवाड़ा कर सकते हो जाओ, PhD बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, MBBS की डिग्रियां उठा के लाओ। और आप देखो जब से वाला स्टेटमेंट आया तमाम बीजेपी के नेताओं में होड़ लग गई कि कौन ज़्यादा क्वालिफाइड बनता है पेपर में। अच्छा, ये जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया है, उनको भी पता है कि पढ़ाई की जो वैल्यू है वो क्या है, फिर ये स्कूल क्यों नहीं बनाते, कॉलेज क्यों नहीं बनाते? ये बेवकूफ़ बनाते हैं ना, ये स्कूल नहीं बनाएंगे, ये कॉलेज नहीं बनाएंगे, ये बेवकूफ़ बनाएंगे। अगर ये स्कूल कॉलेज बना लेंगे तो युवा पढ़ेगा लिखेगा, जब पढ़ेगा लिखेगा तो आपसे कारोबार मांगेगा तो टाइम फिश हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास तो कुछ है नहीं। ये तो स्कूल को कॉलेज को बंद करने की फिराक में है। आप देखिए कि तमाम इन्होंने जितने भी इनके अटैक हैं वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे हैं। हमेशा JNU जद में रहता है, हमेशा जामिया मिल्लिया इस्लामिया जद में रहता है, हमेशा AMU जद में रहता है, हमेशा यहाँ पर ये आतंकवाद का दिखाते रहते हैं कि आतंकवादी चलते। ये चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशन बंद हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर बहुत माइनर फीस में बच्चे पढ़कर जाते हैं। बहुत लोअर क्लास बच्चे जो होते हैं, गरीब होते हैं, यूपी से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, जो बच्चे बेचारे कुछ बनना चाहते हैं और फीस नहीं हो पाती, तो यहाँ 3 इंस्टीट्यूशन की तरफ आते हैं। तो विश्व गुरु कैसे बनेगा, पढ़ेगा नहीं इंडिया तो विश्व गुरु का इनका मतलब ये है कि हम बेवकूफ़ी में विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु नहीं बनाएंगे, ये बेवकूफ़ी में विश्व गुरु बनाएंगे। अगर विश्व गुरु बनाना होता सन 2016 से आप देखो कि इनकी सरकार इन्होंने क्या कर लिया है। कौन सा एक स्कूल बता दिए, एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए, एक हॉस्पिटल बता दीजिए, आप एक कुछ चीज़ बता दिए, कोई नई रेल चलाई हो, कोई नया ब्रिज बनाओ, सिवाय बेवकूफ़ बनाने के। इस सरकार ने क्या करा? इसने करा, इसने फाउंडर बनी है, मॉब लिंचिंग की फाउंडर बनी कि भारत में आज से पहले मॉब लिंचिंग नहीं होती थी। जब से इनकी सरकार आई सन 2014 के बाद धड़ाधड़ बैक टू बैक मॉब लिंचिंग हो रही है। कभी मजहब की बात नहीं होती थी, अब गाय गोबर मंदिर मस्जिद पे पॉलिटिक्स होती है। तो इनका विश्व गुरु का मानने का मतलब ये है कि हम सिर्फ एक फर्जीवाड़ा पकड़ाएंगे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और हिंदू राष्ट्र की जो अफीम चटाकर
कर हम सबको ज्ञानी बना देते हैं। तो ये सिर्फ जय श्री राम की डिग्री सबको पकड़ा रहे हैं और जय श्री राम के नारे को भी इन्होंने एक आतंकी नारा बना दिया है कि जो भी जय श्री राम का नारा लगा है समझ लो कोई ना कोई मरने वाला है, किसी न किसी का लाल, किसी न किसी के घर का चिराग बुझने वाला है। अमन जी, एसएससी जीडी का एक मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। एसएससी जीडी के बच्चे मेडिकल फिट हैं, फिजिकल फिट हैं और एग्जाम भी दे दिया है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं आया है। इस मुद्दे को भी कम से कम 1-1.5 साल हो गया है, क्या सोचती हैं आप? उसमें भी यही ना, अगर ये ज्वाइनिंग दे देंगे तो सरकार लोगों को तनख्वाह देना नहीं चाहती। अगर वो ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उनको एक हैवी अमाउंट देना पड़ेगा और इनको देना नहीं, इनको सिर्फ लेना है। इस वक्त ये तमाम लोगों को किस किस तरह बेरोजगार करा जा सकता है उस फंडे भी सरकार चल रही है। जितनी जल्दी ये अपने झोले को भर सकते हैं, क्योंकि इनको भी लग रहा है कि सन 2022 में उत्तर प्रदेश हमारे हाथ से जा रहा है और सन 2024 में पूरा भारत हमारे हाथ से जा रहा है। तो ये सरकार जितना लूट खसोट कर सकती है उससे ज़्यादा लूट खसोट कर रही है। यही वजह है, आप देखिए कि 4 डकैतों के हाथ में पूरा भारत है। 2 डकैत भारत को बेच रहे हैं, 2 गुजराती डकैत खरीद रहे हैं। तो ये जल्दी जल्दी तमाम चीज़ों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं कि प्राइवेटाइज करने के बाद जितना हम लूट सकते हैं लूट लें। आप देखिए कि पहले प्लेटफॉर्म का टिकट 5 रुपये था, अब 50 रुपये हो गया। ट्रेन की टिकट इतने महंगी हो गए। आप महंगाई में देखिए महंगाई कितनी हो गई। आप स्कूल की फीस में देखिए कि मेडिकल की फीस 7 लाख रुपए पर साल थी, अब वो 24 लाख कर दी है। मोदी जी के अच्छे दिन है ना? मोदी जी के अच्छे दिन है। अच्छे दिन का मतलब कि तुम्हें ऐसे अच्छे अच्छे दिन दिखाऊंगा कि बस तुम ना तरसोगे उस वाली बात को कि कभी भारत में कोई अच्छा दिन आता भी था। तुम्हें हड़प्पा मोहनजोदड़ो के कल्चर में पहुंचा देंगे कि जहां तुम पत्थरों से आग जलाओगे। गैस के सिलेंडर आपकी पहुंच से दूर होते जा रहे हैं, गरीबों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। आप गाँवों में देखो, अब शहर में भी अभी भी मैं कितने घरों में आपको ले जाकर दिखाऊं जहाँ चूल्हे जलने लग गए हैं कि गैस का सिलेंडर 1000 का हो गया। नहीं भाई, उनकी औकात के कैसे जलाएंगे, तो बेचारे लकड़ियों में चलते हैं, लकड़ियां जलाते। तो ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो की तरफ धकेल दिया मोदी जी ने। अब बिजली भी महंगे होने वाली है। कोयले का कितना बड़ा घोटाला कर दिया इन्होंने कि सारे अपने मित्र गुजराती चोर को, अडानी को इन्होंने खदानें दे दी थी, उनने एक कोयला निकाला नहीं है। अब कोयला नहीं निकाल तो बिजली महंगी होगी, बिजली नहीं महंगी होगी तो पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा तो सब चीज़ें, यानी कि हो सकता है कि आप मोबाइल भी ना चलाएं, आप ई रिक्शा में भी ना बैठें या उसके किराए दुगने तिगने कर दिए जाएं। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि आपको घरों में सड़ाने की तैयारी, कि आप घर में मरें और अपनी मौत का इंतज़ार करें, क्योंकि आपके पे अन्न भी इतना आराम कर दिया है। गेहूँ महंगा, तेल महंगा, सब्जी महंगी, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। तो मोदी जी ने जो कहा था ना कि अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन नहीं बोला था, उन्होंने बोला था कि अच्छे दिन नहीं आएंगे, ऐसे अच्छे दिन आएंगे कि तुम अच्छे नाम को सोचोगे अच्छा होता क्या है। अमन जी, एसएससी छात्रों पर लाठी पड़ रही है, लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए जंतर मंतर पर जब वो प्रदर्शन करती हैं, क्या कहाँ जा रहा है देश? जो भी सच की बात करेगा, जो भी इंसाफ की बात करेगा, या तो उस पर यूएपीए लगेगा, देशद्रोही का मुकदमा लगेगा, या उनको आलिस्तानी खालिस्तानी बताकर जेलों में ठूसा जाएगा। आप देखिए उन स्टूडेंट्स में लड़कियां भी थी जिनके प्राइवेट पार्ट्स पर लातें मारी गईं। किसने मारी? हमारी रक्षक कौन? पुलिस। तो ये पुलिस वालों को भी सोचना चाहिए कि आप जो एक चाटुकारिता पर उतर गए, ये वर्दी आपने संविधान की कसम खाकर पहनी थी कि आप भारत की जनता की हिफाजत करेंगे, उनको बचाएंगे, ना कि आप सरकार की चाटुकारिता करेंगे, आप सरकार की दादागिरी में सपोर्ट करेंगे। तो अगर स्टूडेंट अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, तो जो संवैधानिक हमारा राइट है कि हम कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगर हमें लगे कि ये वाली बात हमारे खिलाफ हो रही है, तो ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाज़त देता है। तो मोदी जी या बीजेपी सरकार या आरएसएस सरकार या ये हमारे वर्दी वाले जो भाई हैं, ये हमसे ये अधिकार नहीं छीन सकते, या हमें इस तरह लाठी नहीं भांज सकते, या हमारी बहनों के साथ बदतमीजी बेहुरमती नहीं कर सकते। ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं मोदी जी डंका तो बजा रहे हैं ना अमेरिका में, और क्या चाहिए आप लोगों को? मोदी जी ने कौन सा अमेरिका में डंका बजाया? अभी मोदी जी जब विजिट पे गए थे तो कोई लेने भी नहीं आया था, अकेले तो अंदर गए थे। किसी पेपर की सुर्खियों में था अंजना ओम कश्यप को कैसे जलील करके निकाला था ऑफिस में, चल गेट आउट करके। तो कौन सा डंका बजा हुआ है? डंका बजा हुआ है, बेइज्जती में डंका बजा हुआ है। अमेरिका इनसे सख्त नाराज है, क्योंकि ये वही है कि अब की बार ट्रम्प सरकार, वहाँ पर ट्रम्प भैया नहीं आए, फूफा जी नहीं आए, आपके जो आए वो जो बाइडन आया। जो बाइडन अब मोदी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। जाहिर सी बात है, जब आप किसी का हारने की दुआएं मांगोगे, बाकायदा यज्ञ करवाए थे बाइडन को हराने के लिए, कमला हैरिस को हरवाने के लिए। तो जब आपने किसी को बर्बाद करने के लिए यज्ञ करवाए थे, तंत्रु मंत्रु करवाए थे, तो वो सरकार आपका डंका बजाएगी, लेकिन बेइज्जती में डंका बजाएगी, आपको जलील करेगी, आपको भारत को बदनाम करेगी। इनकी तो कोई इज्जत नहीं है। इनकी वजह से हम भारत की जो गरिमा है वो अमेरिका में बदनाम हो रही है। अमन जी, ये जो पत्रकार हैं बड़े बड़े, इनकी तो बहुत पहुंच है, ये बेरोजगारी का मुद्दा क्यों नहीं उठाते? छात्रों पर लाठीचार्ज होता है, ये क्यों नहीं उठाते मुद्दा? ये बेज़मीर मुर्दा लोग हैं, ये तमाम के तमाम एक ऐसी डिजिटल तवाइफे बन गई, एक ऐसा मुजरा खाना बन गया कि तमाम शराब में और अफीम में टुन पड़े रहते हैं। तो ये नहीं उठाएंगे। अब आप देखिए कि 4 ग्राम अफीम पे शाहरुख खान के बेटे को अंदर कर रखा है, जिसके पास निकली भी नहीं, और 3000 करोड़ की अफीम पकड़ी जाती है, वहाँ पर कोई मुद्दा नहीं उठा। तो ये मीडिया वाले, तो ये बिकाऊ मीडिया हो चुका है। आप जैसे मीडिया वाले इस वक्त ट्रू मीडिया वाले
माने जाते हैं। और आप देखिए कि आप तमाम भारत यूट्यूब पे लटक गया है। तमाम लोग यूट्यूब देखते हैं, नहीं देखते स्ट्रीम चैनल, क्योंकि उनको पता कि स्ट्रीम चैनल पे सिवाय झूठ के, फरेब के, मक्कारी के कुछ नहीं दिखाया जाता है और उन लोगों पे टुकड़ा डाल दिया जाता है। उन लोगों को सरकार ने खरीद लिया है, करोड़ 2 करोड़ उनको महीने में मिल जाते हैं। तो वो करोड़ 2 करोड़ में 140 करोड़ भारत के साथ ज्यादती कर रहे हैं। नरभक्षी मीडिया बन गया है, ये खून चूसने वाला मीडिया बन गया है। अब ये तमाम जिम्मेदारी आप जैसे यूट्यूबर्स के नातवा कांधों पर है कि आप किस तरह सच दिखाते हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल के किस तरह आप पिटते भी हैं। जैसे आपने देखा कि किस तरह लखीमपुर खीरी में एक पत्रकार को मार दिया जाता है। तो ये अब आपकी बहुत बड़ी मेहनत है कि आप पूरे भारत को नहीं, पूरी दुनिया को अवेयर करा रहे हैं कि भारत में कुछ भी चंगासी नहीं है जो दिखाया जाता था। भारत में आज भी दंगासी है और बहुत ज़्यादा बर्बादी की तरफ ये भारत जा रहा है। संबित पात्रा कहते हैं आप लोगों को विकास की गंगा नहीं दिखाई देती क्योंकि आप लोग मोदी के विरोधी हैं। नहीं, संबित पात्रा भी सही कहता ना। संबित पात्रा विकास का मतलब समझता है। विकास दुबे जो आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ था, जो एक आतंकी हुआ था। बीजेपी का विकास है 144, जहाँ भी कोई हाथ से इनके बात निकलती है, जहाँ कोई प्रोटेस्ट होता है, जहाँ कोई इंसाफ के लिए बैठते हैं, ये फौरन 144 लगा देते हैं। बीजेपी का विकास है कि जहाँ पर कोई धरना प्रदर्शन होता है, जहाँ पर बीजेपी वाले अपोजिशन वालों को मारते नजर आते हैं या भारतीय जनता को मारते हुए नजर आते हैं, वहाँ फौरन ये नेट बंद कर देते हैं। तो ये इनका विकास है। इनका विकास यही है कि जितना आतंक मचा सकते हो आतंक मचाओ, जितना हुड़दंग मचा सकते हो हुड़दंग मचाओ। आपने लखीमपुर खीरी में देखा किस तरह बीजेपी के नेता ने, आशीष मिश्रा ने कैसे गाड़ी चला के 85 किसानों को शहीद कर दिया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा जिस एसीपी ने उठाया था आज उसका ट्रांसफर हो गया है। तो इनका विकास का मतलब है भारत का सर्वनाश, बीजेपी का विकास। गुंडा राज चल रहा है क्या ये देश? ये आज का गुंडा राज ही है, इनका गुंडा राज है। इनकी जिसकी लाठी उसकी भैंस तो सुनी थी, अब इन्हीं की लाठी है, इन्हीं की भैंस है, इनका ही शासन है, इनका प्रशासन है। कमाल की बात है कि इतने जुल्म के बाद ही भारत की जनता जागने को तैयार नहीं है। कैसे जागेगी भारत की जनता? भारत की जनता ऐसे ही जागेगी कि तमाम के तमाम मुद्दों पे निकल कर आए। आप जुल्म से हैं, आप ये मत सोचें कि पड़ोसी आवाज़ उठाएगा, आप ये मत सोचें कि कांग्रेस आवाज़ उठाएगी, आप ये मत सोचें कि अखिलेश आवाज़ उठाएगा, आप ये मत सोचें कोई दूसरी पार्टी आवाज़ उठाएंगे। आप भी आवाज़ उठाओ ना, वो जुल्म आप पे भी तो हुआ है। अगर तेल महंगा होता है, गैस महंगी होती है, कहीं ना कहीं मेरे पे भी तो प्रभावित हो रही हूँ ना। मैं भी गैस ले रही हूँ, मैं भी राशन पानी ले रही हूँ, मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो फिर हमारे लिए दूसरा क्यों आवाज़ उठाए? वो आवाज़ हम ही क्यों ना उठाएं या हम भी क्यों ना उठाएं? तो 1 और 1 11 होते हैं, कतरे कतरे से समुंदर बढ़ता है। अगर आप तमाम कतरे तमाम छोटे छोटे ड्रॉप एक साथ हो जाएं तो हम देखिए कि इस सत्ता को कैसे उखाड़ कर फेंकेंगे।